हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में। जो हम लोग ने गर्भ विज्ञान टॉपिक स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं गर्भ पोषण के बारे में। जैसा कि हम लोग ने देखा है ऑलरेडी, हम लोग ने जो गर्भ विज्ञान में अदर टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि हम लोग ने गर्भाधान विधि, गर्भ, ये मतलब पहला टॉपिक देख लिया है, दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक देख लिया। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं गर्भ पोषण और गर्भ वृद्धि कर जो भाव बताए गए हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में गर्भ का पोषण के बारे में क्या चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि मात्रादीनाम खलु गर्भकराणाम भावानाम संपदस्तथा वृत्तस्य सौष्ठन मातृतश्च स्नेहो स्वेदाभ्याम काल परिणामात स्वभाव संसिद्धेषु कुच्छो वृद्धि प्राप्नोति। मतलब यहाँ पे जो चरक है वो क्या कहते हैं कि गर्भ के पोषण में निम्न कारण होते हैं। ठीक है, गर्भ के पोषण में निम्न कारण बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले क्या बोला गया, मात्रादीनाम खलु गर्भकराणाम और भावानाम। तो बेसिकली माता आदि जो भाव बताए गए, मातृज, पितृज, रसस, सात्मज, सत्वज, आत्मज, ये जो 6 षड भाव बताए गए हैं, ये सबसे मेन भाव बोले गए हैं जो कि गर्भ के पोषण में या फिर गर्भ की वृद्धि में सहायक होते हैं। उसके बाद दूसरा बोला गया है कि संपदता वृत्तस्य, मतलब कि माता के अनुसार किए गए समुचित आहार विहार से क्या होता है, गर्भ की वृद्धि होती है। उसके बाद बोला गया माता से आए हुए रस के उपस्नेह या फिर उपस्वेद द्वारा। ठीक है, मातृस्व स्नेह उपस्वेदाभ्याम, मतलब कि माता जो है उसका जो शरीर का जो रस है, सार रस है, उससे क्या होता है, उपस्नेहन और उपस्वेदन द्वारा गर्भ की वृद्धि या फिर गर्भ का पोषण बोला गया है। उसके बाद बोला गया है काल परिणामात, मतलब कि काल के परिणाम से धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हो जाता है, काल व्यतीत होता है, वैसे वैसे गर्भ का पोषण होते रहते हैं। और लास्ट में बोला गया स्वभाव संधि, मतलब कि स्वाभाविक रूप से अपने कर्म के अनुसार जो कि होना चाहिए नॉर्मली विद इन द गर्भाशय ऑफ द मदर, उसके अनुसार क्या होता है, वहां पे गर्भ का पोषण होता है। तो ये जो अलग अलग चीजें बताई गई हैं, 5 अलग चीजें बताई गई, इन्हीं के कारण क्या बोला गया है, गर्भ का पोषण होता है। अब यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कि सत, मतलब कि सूक्ष्म रूप से उपस्थित या फिर असत, स्थूल रूप से अनुपस्थित अंगा अवयव की अवस्था में गर्भाशय के उपस्वेद के द्वारा और अंग प्रत्यंग होने पर कुछ पोषण लोमकूप मार्ग द्वारा, उपस्नेह से कुछ नाभि नाड़ी मार्ग द्वारा से होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्राइटेरिया बताया कि अलग अलग तरीकों से क्या होता है, गर्भ का पोषण होता है। जब जो गर्भ है उसका अंग अवयव अच्छे से नहीं बने हैं तो उस कंडीशन में गर्भाशय जो है उसके उपस्वेद के द्वारा क्या होता है, हमारे गर्भ का पोषण होता है। वहीं पे जब अंग प्रत्यंग आ जाते हैं तो जो लोमकूप है उनके द्वारा उपस्नेह से गर्भ का पोषण होता है। और इसके अतिरिक्त हम लोग ने देखा था गर्भ नाभि नाड़ी, जो कि क्या करती है, अपरा को गर्भ के नाड़ी नाभि से कनेक्ट करती है, उसके द्वारा। तो इन 3 द्वारा क्या होता है, वहां पे गर्भ का पोषण माना गया। तो आपको याद रखना है कि उपस्नेहन द्वारा, उपस्वेदन द्वारा और गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा क्या होता है, गर्भ का पोषण होता है। आगे क्या बोला गया है कि जो गर्भ है उसके नाभि से नाड़ी और नाड़ी से अपरा और अपरा से माता के हृदय से जुड़ी रहती है, और माता को हृदय इस अपरा को स्यंदमान शिराओं के द्वारा अपलावित करता है, और माता का आहार सर्वरसवान होता है, और उस रसवान आहार से निर्मित एवं अपरा में स्पंदित रस गर्भ के बाल तथा वर्ण की पुष्टि करता है। इस प्रकार गर्भ उस आहार के आश्रय से परतंत्र वृत्ति होने के कारण माता के आश्रित हो गर्भाशय के अंदर जीवित रहता है। तो बेसिकली ये गर्भ नाभि नाड़ी के बारे में बता रहा है कि जो गर्भ है उसकी नाभि से नाड़ी जुड़ी होती है, और ये नाड़ी माता के अपरा से जुड़ी होती है, और ये अपरा माता के हृदय से जुड़ी। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो गर्भ है उसके नाभि से नाड़ी जुड़ी है, और ये नाड़ी किससे जुड़ी है, अपरा से, और अपरा से क्या जुड़ा हुआ है, माता का हृदय। तो माता के हृदय से, मतलब कि माता ने जो आहार विहार किया है उसका जो सारवान रस है वो इस हृदय से होके कहाँ पे आता है, अपरा में आता है। अपरा द्वारा ये गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा ये किसको, गर्भ को पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अपरा जो होती है या फिर जो गर्भ नाभि नाड़ी होता है वो जो बालक है उसके बाल एवं वर्ण की पुष्टि करता है। और यहाँ पे क्या है कि जो गर्भ है वो किस पे डिपेंडेंट है, अपने माता पे डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको परतंत्र वृत्ति वाला बोला गया है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे बोला गया है कि जो गर्भिणी है उसके द्वारा जो सेवित सर्वरस युक्त
अन्नपान है उससे 3 कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो गर्भिणी है, जो भी वो खाना खा रही है, उसको 3 जगह पे यूज किया जा रहा है। सबसे पहले स्व शरीर पोषण के लिए, मतलब कि माता जो है वो जो खाना खाएगी उससे सबसे पहले उसके खुद का शरीर का पोषण होगा। उसके बाद कुछ अंश उस रस का किसके लिए, स्तन्य की उत्पत्ति के लिए जाएगा, क्योंकि अब माता में क्या धीरे धीरे स्तन की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा जो गर्भ है उसकी वृद्धि या पोषण के लिए जाएगा। तो ये 3 जगह पे क्या होता है, माता द्वारा जो खाया हुआ आहार है वो जाता है। तो सबसे पहले आपको गर्भ पोषण में क्या क्या याद रखना है, ये 5 भाव याद रखना है कि इनके कारण गर्भ की वृद्धि होती है या भी पोषण होता है। उसके बाद 3 न्याय बताए गए, उपस्नेहन, उपस्वेदन और गर्भनाभि नाड़ी द्वारा। और गर्भनाभि नाड़ी का यहाँ पे अच्छे से विवरण बता दिया गया है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो माता आहार रस खाती है उसके अनुसार 3 जगह पे उसका पोषण होता है, स्व शरीर पोषण, स्तन्य की उत्पत्ति और गर्भ की वृद्धि या फिर पोषण के लिए। नेक्स्ट चीज क्या बोला गया है कि आचार्य सुश्रुत के मतानुसार माता के निश्वास, उच्छ्वास, संक्षोभ एवं स्वप्न से गर्भ भी निश्वास, उच्छ्वास, संक्षोभ एवं इस स्वप्न को प्राप्त करता है। मतलब क्या बोला गया कि अगर माता सांस ले रही है, सांस छोड़ रही है, क्रिया कर रही है या फिर स्वप्न कर रही है, तो यही सेम चीजें कौन कर रहा होता है, गर्भ भी कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया कि मातस्तु खलु रसवायानाम नाड्याम गर्भनाभि नाड़ी प्रतिविद्या। मतलब क्या, माता जो है, माता के रस वायु नाड़ियों से गर्भ की नाभि नाड़ी प्रतिबद्ध होती है। यह माता के आहार रस के वीर्य का अभिवहन करती है और उसके उपस्नेह के द्वारा इस गर्भ की वृद्धि होती है। देखो यहाँ पे फिर से सेम चीज उपस्नेहन न्याय का वर्णन किया गया कि जो माता का आहार रस है वो गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा गर्भ में आके उसका उपस्नेहन द्वारा क्या करता है, वृद्धि या फिर पोषण करता है। अब बोला गया शुक्र के योनि में निषेचन काल से गर्भाधान के बाद असंजात अंग प्रत्यंग विभाग युक्त की स्थिति तक गर्भ सर्व शरीर अवयव को अनुसरण करने वाले तिर्यक रसवाहित धमनियों के उस्नेहन से जियत रहता है। मतलब कि एक बार गर्भधान हो गया तो शुरू में जब तक अंग अवयव नहीं बने हैं, ठीक है, क्या बोला गया, असंजात अंग प्रत्यय जब तक है, मतलब कि अच्छे से अंग अवयव नहीं बने हैं, तब तक जो डिफरेंट तिर्यकगत रसवाहित धमनियां हैं माता के गर्भाशय में, उसके उपस्नेहन से क्या होता है, बालक जीवंत रहता है, मतलब जीवित रहता है, उससे उसका पोषण होते रहता है। बोला गया है कि डल्लन और भोजवाक्य ने बोला गया है कि माता के द्वारा प्रयुक्त चतुर्विध आहार से उत्पन्न रस के 3 भाग होते हैं, जो कि सेम चरक ने भी बोला था कि स्व शरीर पोषण के लिए, स्तन्य उत्पत्ति के लिए और केदारी कुल्य न्याय द्वारा गर्भ के पोषण के लिए। केदारी कुल्य न्याय, खले कपुत न्याय, ये सब आपने पदार्थ विज्ञान में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अष्टांग जो संग्रहकार है उनके अनुसार गर्भ की स्थिति के बाद गर्भ माता के सोने पर सोता है, जगने पर जगता है तथा वो माता का पर आश्रित रहता है और निषेक काल से अंग प्रत्यंग के बंद व्यक्त हो जाने पे गर्भाशय की उपस्नेह और उपस्वेद से जीवित रहता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, सिंपल कि माता के अनुसार ही क्या करता है, वो अनुसरण करता है। अगर माता सो रही है तो गर्भ भी सोएगा, माता अगर जग रही है तो वो भी गर्भ भी सोएगा, क्योंकि ये टोटली क्या है, परतंत्र वृत्ति वाला है, मतलब कि माता पे डिपेंडेंट है। अब बोला गया है कि एक बार अंग प्रत्यंग व्यक्त हो जाते हैं तब वो क्या करता है, गर्भाशय के उपस्नेहन या फिर उपस्वेदन पे जीवित रहता है। आगे बोला गया है प्रत्यंग व्यक्त होने के बाद गर्भ की नाभि से नाड़ी, नाड़ी से अपरा तथा अपरा माता के हृदय से प्रतिबद्ध रहती है और माता के हृदय से आहार रस धमनियों द्वारा संदित होकर जो अपरा में आता है और अपरा से क्रमशः नाभि द्वारा गर्भ की नाभि को, उसके बाद गर्भ के पक्वाशय में पहुंचकर उसकी काय अग्नि से पश्चिमान होकर प्रसाद बहुल होने के कारण गर्भ की धातु आदि की पुष्टि करता है, साथ ही गर्भ का उपस्नयन द्वारा भी पोषण करता है। तो क्या बोला गया है, सेम चीज की क्या होता है कि जो माता है उसके हृदय में पहले आहार रस आता है और इस आहार रस जो है वो धमनियों द्वारा संदित होकर किस में जाती है, अपरा में जाती है। अपरा से क्या कनेक्ट है, गर्भ नाभि नाड़ी, तो वो गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा गर्भ की नाभि में आता है, नाभि से वो पक्वाशय में जाता है और पक्वाशय में जाने के बाद पक्वाशय में जो काय अग्नि है उससे पश्चिमान होकर प्रसाद धातु बनाकर गर्भ की धातु आदि की पुष्टि करता है। साथ ही साथ ये तो गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा हो गया, उसके अलावा बोला गया कि उपस्नेहन द्वारा भी गर्भ का पोषण यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो टीकाकार इंदु है उन्होंने बोला है कि आहार उत्पन्न स्निग्धता से उपस्नेह तथा उपक्लेद से उपस्वेद शब्द का वर्णन दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे जो आहार से उत्पन्न स्निग्धता मतलब कि रस धातु है, उपसे स्नेह उपस्नेहन या फिर उपस्वेदन द्वारा क्या हो रहा है, गर्भ की यहाँ पे परिवृद्धि या फिर पोषण हो रहा है।
नेक्स्ट चीज बोला गया है कि गर्भ की नाभि से में तथा माता के हृदय में नाड़ी निबद्धित रहती तथा केदारी कुल्य न्याय द्वारा गर्भ का पोषण होता है। और महर्षि काश्यप ने चरका अनुसार ही गर्भिणी स्त्री के द्वारा सेवित आहार से गर्भ के पोषण का वर्णन किया है। गर्भिणी स्त्री जो भी अन्नपान का सेवन करती है उसके 3 भाग होते हैं। सेम चीज वही बोला गया है कि स्तन्य की पुष्टि के लिए, माता के पुष्टि के लिए और गर्भ पोषण के लिए। और महर्षि भेल ने भी क्या किया है, केदार कुल्य न्याय को ही पोषण का आधार माना है। और यहाँ पे बोला गया है आचार्य चरक सदृश अन्नपान से बने रस के 3 भागों का वर्णन किसने, महर्षि भेल ने भी किया है, महर्षि काश्यप ने भी किया है और महर्षि सुश्रुत ने भी किया है। आगे जो आचार्य भावमिश्र हैं, आचार्य जो भावमिश्र है, उन्होंने माता की रसवह नाड़ी से गर्भ नाभि नाड़ी का संबंध होने से गर्भ की वृद्धि का वर्णन किया है। और आचार्य सुश्रुत सदृश में माता के निश्वास आदि का भी होना बताया है, जो कि सुश्रुत ने बोला था कि माता निश्वास करेगी, उच्छ्वास करेगी, तो उसके अनुसार गर्भ भी माता के अनुसार ही निश्वास और उच्छ्वास की क्रियाएं करता है। इस प्रकार वाग्भट, टीकाकार डल्लन एवं भेल ने गर्भ पोषण हेतु केदारी कुल्य न्याय को बताया। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ये चीजें याद रखना है गर्भ पोषण में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये 5 चीजें आपको याद रखना कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसके लिए आप चाहे तो श्लोक भी कर सकते हैं ये वाला, तो वो आपको क्या रहेगा, अच्छे से क्लियर रहेगा। दूसरा क्या याद रखना है कि गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा होता है। वो कैसे होता है, तो गर्भ की नाभि जो होती है वो नाड़ी द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। अपरा जो होती है विभिन्न रसवाहिनी धमनियों द्वारा हृदय से जुड़ा रहता है। तो हृदय में जो आहार रस आता है वो अपरा में आता है, अपरा से नाभि में जाता है, नाभि से पक्वाशय में, वहां से वो क्या करता है, पच्यमान होगा, पूरे धातुओं का पोषण करता है। ये नाभि द्वारा हो गया। उसके बाद जब तक उसका शरीर अच्छे से नहीं बना होता है तो वो वहां पे क्या होता है कि जो तिर्यकगत धमनियां होती है उसके द्वारा उपस्नेहन के द्वारा क्या होता है, वहां पे पोषण होता है गर्भ का। और जो माता आहार रस कर रही है उसके 3 भाग जो बताए गए वो आपको बता देना है। और लास्ट में आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे बताया गया है कि माता के अनुसार ही जो गर्भ होता है वो भी उच्छ्वास निश्वास आदि क्रियाएं करता है, क्योंकि वो परतंत्र वृत्ति वाला होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को रहेगी। और मेन चीज आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से न्याय का वर्णन किया गया है गर्भ के पोषण में, तो केदारी कुल्य न्याय द्वारा पोषण होता है। ऐसा कौन कौन बोल रहे हैं, तो ऐसा वाग्भट भी बोल रहे हैं, टीकाकार डल्लन भी बोल रहे हैं और भेल भी बोल रहे हैं सेम चीज, और भावमिश्र भी सेम ही चीज बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू गर्भ पोषण क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी फर्दर अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।